नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं और उसके साथ साथ 6 नए चेहरे जिनको मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएगी। उसमें कपिल मिश्रा जिनकी हमने बात की थी, सूद जी हैं उनकी बात की थी, और भी कई चेहरे हैं जिनके ऊपर बात की थी। लेकिन रेखा गुप्ता को यहाँ पे बनाए जाने से एक बात और, इसके ऊपर मैंने छोटी वीडियो भी की थी। लोग कह रहे थे कि इससे जाट नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि एक बीजेपी जो है वो महिला की हमेशा समर्थक रही है, इसलिए उन्होंने महिला को आगे किया है। और खुद रेखा गुप्ता का नाम प्रवेश वर्मा ने ही सजेस्ट किया था, जो उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप कि लोग जो एक कयास लगा रहे हैं कि जाट नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जाटों को इग्नोर कर दिया, मोदी तो एंटी जाट है, अमित शाह एंटी जाट है, क्या ये चीज सही है? देखिए, कहने को तो पंजाबी भी अपसेट हो सकते हैं कि पंजाबी नहीं बनाया, अच्छी सूद को नहीं बनाया। देखिए, अब अभी आप देखिए यहाँ पे मोदी साहब है। मोदी साहब तो गुजराती हैं। यहाँ रिलीजन की क्या बात है, यहाँ पे एरिया की क्या बात है। जो डिलीवर करेगा वो सीएम बनेगा, जो डिलीवर कर सकता होगा बेस्ट। देखिए, बीजेपी का एक पर्पस है रेखा गुप्ता को सीएम बनाने का। वैसे प्रवेश वर्मा सबसे ऊपर थे रेस के अंदर, 2 बार एमपी रह चुके हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं, और उन्होंने केजरीवाल को हराया था, उनका बनता था। लेकिन बीजेपी के मापदंड अलग है, बीजेपी अलग हिसाब से सोचती है। जैसे रेखा गुप्ता को बना, जैसे अगर प्रवेश वर्मा को बनाते तो वहां पे जरूर जाट थोड़े से खुश हो जाते, क्योंकि जाट एरिया के अंदर इनको सारी सपोर्ट भी मिली है। लेकिन रेखा गुप्ता भी हरियाणा की है, और आरएसएस ने इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला है कि रेखा गुप्ता को बनाओ। क्योंकि जब आरएसएस से लोग गए थे आउटर एरिया के अंदर, या इवन हरियाणा के इलेक्शन के अंदर, तो वो चाहते थे दिल्ली के अंदर हरियाणा का आदमी चीफ मिनिस्टर बने, इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन बीजेपी के मापदंड क्या है, बीजेपी ने क्यों इनको बनाया, क्यों इनको चुना? क्योंकि यहाँ पे बहुत से नए नए फेसेस भी थे। पहली बात तो ये है, ये किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करती। यहाँ पे बहुत से ग्रुप है, मनोज तिवारी का ग्रुप है, प्रवेश वर्मा का ग्रुप है, पंजाबी ग्रुप भी है, और भी है। फिर ये उसी जात को, उसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसको बिलोंग करते हैं केजरीवाल। दिल्ली के अंदर स्पेशली उसको चूज किया गया है जो केजरीवाल का काम तमाम कर सके। केजरीवाल का यहाँ पे पूरा संन्यास कर दिया जाए, क्योंकि केजरीवाल एक तो डीप स्टेट को बिलोंग करता है, और जिस तरीके से केजरीवाल ने पिछले 10 साल के अंदर सेंटर की गवर्नमेंट को टारगेट किया, मोदी को टारगेट किया, जैसे दिल्ली वालों को झूठ बोला, जैसे दिल्ली में उसने गंद फैला के रखा, इसलिए इन्होंने चुना है स्पेशली रेखा गुप्ता को। देखिए, रेखा गुप्ता की कई क्वालिटीज हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत महत्व है लेडीज की वोट का, यानी कि फीमेल वोट का, और रेखा गुप्ता एक लेडी है, इसलिए इनको स्पेशल प्रेफरेंस दी गई है कि दिल्ली के अंदर एक चेहरा दिखाया लेडीज का चेहरा दिखाया या फीमेल चेहरा दिखाया। केजरीवाल को दिल्ली के अंदर अभी भी 50% से ज्यादा लेडीज की वोटें मिली थी, और बीजेपी का एक पर्पस है इसको खड़ा करना कि केजरीवाल की कम से कम 10% जो महिला वोटर हैं वो उससे छीन ली जाए, और रेखा गुप्ता इस चक्कर में काम कर सकती है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है शालीमार बाग, वहां पे बीजेपी का होल्ड अच्छा है, लेकिन वहां पे जो झुग्गी झोंपड़ियां बहुत ज्यादा है, और रेखा गुप्ता ने झुग्गी झोंपड़ी में बड़ा काम किया, और वहां से स्पेशली ये लेडीज को खींच के लाई, झुग्गी झोंपड़ी वालों को लाई, और 25,000 के आसपास वोटों से जीती, उन्हीं के सपोर्ट से। तो इसको एक्सपीरियंस भी है, और इसको एक काम दिया गया कि तुमने झुग्गी झोंपड़ी के ऊपर पूरा काम करना है, जैसे झुग्गी झोंपड़ी के अंदर पानी भिजवाना है, सफाई करनी, क्योंकि केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था कि हर एक घर में नल का लगेगा, वो तो लगाया नहीं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम वहां पे आती है, लोगों को पानी की आती है, और कूड़े की आती है, गंदगी की आती है। तो रेखा गुप्ता को इसलिए दिया गया कि एक तो लेडीज वोटें छीनी जाए, और दूसरा झुग्गी झोंपड़ी के ऊपर पूरा कंट्रोल किया जाए। साथ में एक और काम है कि केजरीवाल को हराना, ताकि केजरीवाल दोबारा यहाँ अपनी शक्ल न दिखाए दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत से लोग केजरीवाल को हेट करते हैं। हेट इसलिए नहीं करते, हेट इसलिए करते हैं केजरीवाल का जो एटीट्यूड है, यानी कि कम्युनिस्ट एटीट्यूड है इसका। और तीसरी बात एक और है कि जेएनयू, जहां पे पूरा एक चलता है, कम्युनिज्म का चलता है, या वहां पे सब कुछ फ्री मिलता है, फिर भी वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। इसके ऊपर कि इसने, रेखा गुप्ता ने बड़ी क्लियर बात कह दी है कि जेएनयू की दिल्ली के अंदर जरूरत नहीं है, इसको हटाना चाहिए, तो एक इस पे काम करेंगे। और ये आरएसएस से पुरानी वीडियोस हैं जो वायरल हो रही हैं, और उसके ऊपर लोग बात भी कर रहे हैं। एक वीडियो वो भी दिखाई जा रही है कि जब दिल्ली विधानसभा में भी उनकी एक वीडियो वहां पे जब हल्ला हुआ था तब की भी दिखा रहे हैं। और ये वीडियो जो आपने बताया कि किस तरीके से कुछ स्टूडेंट
सिर्फ फीस बढ़ाने के नाम पर जो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भैया यहाँ पे तो 300 रुपए नहीं बढ़ने चाहिए, और वो 1-1 लाख के मोबाइल रखते हैं, वो वीडियो भी वायरल हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो रेखा गुप्ता एक तरीके से बीजेपी और मुख्य रूप से आरएसएस के एजेंडे में ठीक बैठती है, राइट? बिल्कुल, देखिए उस पर ठीक बैठती है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है, दिल्ली के हार्ट के अंदर जेएनयू है। जेएनयू के अंदर जो एंटी नेशनल एक्टिविटी चलती है, दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे एंटी इंडिया एक्टिविटी चलती है, कि कुछ मुस्लिम कॉलेज हैं वहां पे भी एंटी इंडिया एक्टिविटी चलती है। और ये क्योंकि दिल्ली के एबीवीपी की प्रेसिडेंट रही है, और उस टाइम प्रेसिडेंट रही है जब अलका लांबा यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थी, दोनों ने इकट्ठी ओथ ली थी। लेकिन आज ये सीएम बन गई, और अलका लांबा अच्छी प्रवक्ता थी, कांग्रेस छोड़कर के आम आदमी पार्टी में चली गई, आम आदमी पार्टी छोड़ के फिर कांग्रेस के अंदर आ गई। उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है अपनी गलतियों की वजह से, अपने एजेंडे की वजह से। हाँ, तो बेसिकली कि ये जो है रेखा गुप्ता जैसे बीजेपी के अंदर टिकी रही, अपने एजेंडे पे चलती रही। इनका एजेंडा आरएसएस का है, इनका एजेंडा हिंदुत्व का, और इनको एक और खास काम दिया गया। दिल्ली के अंदर जितने भी रोड्स हैं, औरंगजेब रोड या बाकी जो मुस्लिम नाम के रोड्स हैं, उनको नाम बदलने का काम दिया गया। आज पिक्चर आई है, एक शंभाजी महाराज के ऊपर पिक्चर आई है, जहां पे दिखाया गया कि हिस्ट्री क्या थी, कैसे हिंदुओं पे अत्याचार किए गए, कैसे शंभाजी महाराज के ऊपर अत्याचार किए गए, आंखें निकाल ली, जेब काट दी, पूरी खाल छील दी। किसने किया? औरंगजेब ने। और दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड है, बड़ा प्रोमिनेंट रोड है। और इवन अकबर रोड, अकबर को लोग बड़ी बातें करते हैं कि अकबर बहुत ज्यादा हिंदू का हितैषी था, इसने जजिया टैक्स माफ कर दिया था। लगाया किसने था? अकबर ने। और अकबर ने जब महाराणा प्रताप के वहां पे अटैक किया था, तो उस टाइम पे जो भी लोग थे वहां पे, जितने भी सिविलियंस थे, उनको निकाल दिया गया, क्योंकि ये वही काम करते थे जो बाकी करते थे, यानी कि हिंदुओं का कत्लेआम और साथ में लेडीज के साथ रेप। और इसीलिए लोगों ने वहां पे जलाना शुरू कर दिया था अपने आप को। जितनी भी आपने देखा, कहानियां सुनी है, अच्छा, ये सारे के सारे एक थे। उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कुछ नाम है यहाँ पर। प्रवेश वर्मा मंत्रिमंडल में होंगे, ऑब्वियसली इनको मंत्रालय कुछ दिए जाएंगे। आशा ऐसी है कि शायद हो सका इनको गृह मंत्रालय भी दिया जाए। यहाँ का दिल्ली का जो भी मतलब मुख्य पद हैं वो दिए जाएं। कपिल मिश्रा का नाम भी है यहाँ पर, जो हमने पहले भी चर्चा की थी कि इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से इनका नाम भी आया। और मनजिंदर सिंह सिरसा। तो एक तरीके से ये कहिए, जो 6 चेहरे जो लिए गए हैं, इससे सब लोगों को साधना, मतलब एक एक करके जो समाज है, वर्ग है, उन लोगों को एक तरीके से टारगेट करके जातियों में ना बटे, इस तरीके से इकट्ठा किया जाए और महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि महिला की वोट संगठित रहे। अब वो भी देखिए, आप कपिल मिश्रा की बात कीजिएगा। कपिल मिश्रा बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, और जब पिछला इलेक्शन हुआ था दिल्ली के अंदर, तो इनको अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी गई थी जहां पे इनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस बार इनके चॉइस की कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई। अच्छे प्रवक्ता हैं, केजरीवाल को खास जानते हैं, अंदर से जानते हैं, और केजरीवाल पे बहुत ज्यादा अटैक भी करते हैं, और बहुत अच्छे वर्कर है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और सिरसा का तो आप जानते हैं, सिरसा का कनेक्शन है सिखों के साथ, और सिरसा एक सिखों का रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में बना दिया गया। उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सिखों की प्रॉब्लम है वो सिरसा साहब भी समझ सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं जो सिख जिससे नाराज भी हो सकते हैं, उसको सिरसा साहब संभालेंगे। फिर आशीष सूद पंजाबी है, दिल्ली के अंदर बहुत सी पॉपुलेशन पंजाबी है, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी के एबीवीपी के बहुत अच्छे लीडर रहे और इलेक्शन भी जीते थे। उससे क्या है कि एक बिलोंग करते हैं जनकपुरी को, और मैं पर्सनली उनको जानता हूँ क्योंकि हमसे कुछ कनेक्शन भी है, रिश्ता भी है उनका। लेकिन उनके रहने से वो भी अच्छे बड़े प्रवक्ता है। जब वो नहीं भी थे तब एक्चुअली क्या था कि उनको एक बीजेपी के लोग टारगेट किया करते थे, जेटली के बहुत क्लोज थे। लेकिन इस टाइम पे उनको ये भी था कि उनको लोकसभा की सीट दी जाएगी, लेकिन वो नहीं मिली। अब उनको बना दी, यहाँ पे दिया, एमएलए बना दिया। लेकिन उनको जब इसके अंदर लाया गया, यानी कि जो इनकी कैबिनेट है, तो यंग है, अच्छा काम करते हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं, वो भी है। और बाकी जितने लोग भी चुने गए, शायद एक दो को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितने भी लोग चुने गए हैं बड़े तरीके से चुने गए हैं, यानी कि जो काम करेंगे दिल्ली को डिलीवर कर पाएंगे, और रेखा गुप्ता के साथ मिलकर काम करेंगे। रेखा गुप्ता, मैंने जैसे कहा, किसी भी ग्रुप को बिलोंग नहीं करती। मनोज तिवारी जैसे उत्तराखंड के लोगों का ख्याल रखते हैं,
अच्छा सूद सर, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, ये भी खबर आई है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक वो आज कर सकती हैं शपथ लेने के बाद, और उसमें कुछ चीजें जैसे कि आयुष्मान भारत योजना जो कि दिल्ली में लागू नहीं थी, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसको भी, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है, इसको तुरंत लागू किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जो महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था, वो भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली ही मीटिंग में ये बात बोल दी जाएगी कि हाँ ये चीजें। तो कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बातें वहां पर बोली गई थी, एक तो ये बोला गया था कि जितनी भी सेवाएं मिल रही हैं, जो भी सर्विसेज मिल रही हैं फ्री के नाम पर, बेशक उसका नाम दिया था मोदी जी ने रेवड़ी, लेकिन जितनी भी सर्विसेज वहां पर हैं उन सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाएगा। और उसके साथ साथ नई चीजें, 2100 बोला केजरीवाल ने, उसने सोचा अब की बार तो मैं फिर से आ गया हूं, लेकिन 2500 बीजेपी ने बोला, 2500 ही कांग्रेस ने बोला। और बीजेपी का रिकॉर्ड है, उन्होंने हरियाणा में भी किया, उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया, और ऐसा लगता है कि वो पहली मंत्रिमंडल में फैसला ले सकती है क्योंकि महिला मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या लगता है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे जो होंगे या फिर जो फैसले लिए जाएंगे, आयुष्मान योजना और ये 2500, क्या लगता है कि इनके ऊपर फैसला लिया जाएगा या कुछ और भी ऐसी बातें बोली जा सकती हैं? देखिए, इनके ऊपर तो फैसला लिया जाएगा। साथ में जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल के ऊपर है, उनको 2500, और जो 70 साल से ऊपर उनको 3000 में वो दिए जाएंगे। दिल्ली के अंदर कुछ प्रोजेक्ट जो पड़े डेवलप होने थे वो हुए नहीं, जैसे दिल्ली के अंदर पानी निकालना है, बहुत सी जगह के अंदर जमीन के अंदर बहुत सा पानी पड़ा है जगह जगह, उनको डेवलप नहीं किया गया। केजरीवाल को तो लेना कुछ नहीं था। और देखिए, सबसे पहले काम क्या किया है इन्होंने, जमुना को साफ करने का काम किया। जमुना साफ हो गई है और 3 साल के अंदर जमुना को पूरा साफ कर दिया जाएगा। ये मोदी का वायदा है और मोदी जो वायदा करते हैं पूरा करते हैं। दूसरी बात है कि दिल्ली के एटमॉस्फेयर के ऊपर इस पे बहुत ध्यान रहेगा कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हो, और यहाँ पे 2000 बसें या 1500 बसें, इलेक्ट्रिक बसें, उसका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा आते ही। और इनका ऑर्डर, दिल्ली के अंदर जब बसें आएंगी तो जिनको फ्री सर्विस मिलती है लेडीज को, उनको प्रॉपर सर्विस मिलेगी, उससे भी वो खुश होंगे। और दूसरी बात है, दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने का बहुत से एजेंडेज हैं, उस पर काम किया जाएगा। दिल्ली के अंदर जो कूड़ा है उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उस पर बड़ा फैसला लेना पड़ेगा इनको। वो कूड़े को के ढेर को हटाना पड़ेगा। और जमुना तो साफ हो ही रही है, दिल्ली के अंदर जमुना साफ हो गई। देखिए, जमुना तो साफ हो रही है, साथ में वहां पे आरती स्टार्ट कर दी जैसे केजरीवाल हटा, क्योंकि केजरीवाल एंटी हिंदू था, केजरीवाल एंटी इंडिया था, केजरीवाल का डीप स्टेट से कनेक्शन था, और केजरीवाल झूठ बोल बोल के चलता रहा। लेकिन उसको पूरा सपोर्ट था मीडिया का, और जो मीडिया से उसको सपोर्ट दिया जा रहा था, उस पर बड़ा काम किया जाएगा। क्योंकि बहुत से पैसे, वो बहुत से जो यहाँ पे जर्नलिस्ट थे, उनको बहुत कई कई जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन करा दिया गया था। कुछ स्कूल की, किसी को स्कूल के अंदर डाल दिया गया, किसी को कुछ कर दिया गया, उनको पैसे दिए जाते थे वहां से, दिल्ली के बजट से। और उनको, उनकी जब नौकरी बंद होगी या उनका जो पैसा बंद होगा, उससे फर्क पड़ेगा। यानी कि केजरीवाल को जो सपोर्ट मिलती थी मीडिया से, वो मीडिया से सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, अब बीजेपी का एक एजेंडा ये है कि 2047 तक का एजेंडा रखा है इन्होंने, कि हम पूरे इंडिया पे 2047 तक पूरा कंट्रोल करेंगे। बीजेपी का एजेंडा है कि देश को बड़ा बना दिया जाए, स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए, उसी पे काम होगा। और रेखा गुप्ता को स्पेशली चुनने का पर्पज ये है, क्योंकि अच्छा एक चीज और है सर, आप फिनिश कीजिए, फिर मैं कोई एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया था, फिनिश कीजिए आप प्लीज। पूछिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछो जो साथ आ गया, तो चलता ही रहेगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि रेखा गुप्ता का नाम आया है, तो बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने ट्विटर पे भी, एक्स पे भी डाला, वहां पे भी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला सही नहीं है। हालांकि हमने वो चीज बातें की कि किस तरीके से ग्राउंड पे जुड़ी रही हैं। पहले, इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री बना था केजरीवाल, वो भी हरियाणा से बिलोंग करता है और ये भी वहीं से ही इनका जो आधार बताया जाता है वो वहीं से आई है। लेकिन बोला जा रहा है कि इनको बनाना एक मुख्यमंत्री, ये गलत फैसला है। क्या आपको लगता है कि ये अगर गलत है तो क्यों है, और सही है तो कितना सही होगा? हमने बाकी की चीजों पे बात कर रही, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप एक लाइन में अगर बता सके तो। देखिए, जब योगी आए थे तब भी लोगों ने कहा था कि गलत फैसला है। उससे पहले जब 2002 में मोदी को सीएम बनाया गया था गुजरात का, तब भी कहा था गलत है। मोदी ने डिलीवर किया, योगी ने डिलीवर किया। और जिस तरीके से हरियाणा के सीएम को बनाया गया, उस पर भी लोग क्वेश्चन उठा रहे थे, किसी जाट को क्यों नहीं बनाया गया। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए, सारे के सारे जितने भी बनाए गए, बीजेपी किसी को फेवर नहीं कर रही, या किसी का लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात नहीं है कि मोदी उसको पसंद करते हैं, फलाने को पसंद करते हैं, या इसको पसंद करते हैं। ये सारा का सारा इंटरेस्ट लिया गया एक एजेंडे के ऊपर। यानी कि यहाँ पे जो पहला काम है दिल्ली के अंदर, वो है केजरीवाल की वोट बैंक को टारगेट करना, और यहाँ पे केजरीवाल को काउंटर करना।
फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे सिरसा को बना दीजिए ताकि पंजाब में कंट्रोल किया जा सके, या पंजाब के अंदर आप कमजोर हो रही है। जब केजरीवाल यहाँ पे कमजोर होंगे तो केजरीवाल के जितने भी साथी हैं वो भी कमजोर होंगे। तो क्यों, क्या जरूरत है इस टाइम पे पंजाब को डायरेक्टली टारगेट करने की? मेन टारगेट है केजरीवाल, और केजरीवाल को टारगेट करने के लिए रेखा गुप्ता को लाया गया। स्पेशली केजरीवाल को कौन सपोर्ट करता था? मुस्लिम। वहां पे तो बीजेपी सेम नहीं लगा सकती, लेकिन जो झुग्गी झोंपड़ी है जहाँ पे बीजेपी को अटैक करना है, केजरीवाल को अटैक करने के लिए, वहां पे रेखा गुप्ता काम करेंगी। और देखिए, मैं बहुत से पुराने एमपीज के साथ रहा हूँ, बहुत को जानता था, लेकिन सारे के सारे ड्राइंग रूम में बैठ के काम करते थे। मैं स्पेशली बीजेपी के कुछ लीडर्स की बात कर रहा हूँ। मनोज तिवारी को ले लीजिएगा, उससे मिलने जाते थे, दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट थे, तो वो तो गाने बजाते रहते थे। मैं उनको वैसे अपोज नहीं कर रहा, गाने बजाते रहते थे, उनके पास टाइम नहीं था। अच्छा, शायद इसी कारण से आपने जो मनोज तिवारी का नाम लिया सूद सर, उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया, हालांकि वो एमपी हैं, लेकिन किया जा सकता था। एक चीज और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने बोली कि योगी जी के बारे में भी यही कहा था 2002 में जब मोदी जी को बनाया गया था। ये तो मुख्यमंत्री की बात है। जब पीएम कैंडिडेट बनाया गया था नरेंद्र मोदी को, तब भी ये बातें की जा रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी और भी कई बड़े बड़े चेहरे थे जिनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, और लोगों के मन में शंका थी कि भाई ऐसा कैसे इनको बना दिया है, ये तो गुजरात में, गुजरात की बात अलग है, ये पूरे भारत को संभालना एक अलग बात है। और अब लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं, और ये था कंट्री के लिए बेस्ट जो चीजें की हैं अब तक के कुछ सालों में। और मैं दर्शकों से भी यहां पे पूछना चाहता हूं कि ये बात आप लोगों के मन में भी आई होगी, जब वो हुई होगी तो आप लोगों का क्या सोचना है। और सूद सर, आप भी बताइए कि एक बेस्ट एग्जाम्पल है, हालांकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद अलग होता है, लेकिन बात तो वही है, उस टाइम पे भी लोगों के मन में शंकाएं थी। देखिए, जब उनको सीएम बनाया गया था गुजरात का, गुजरात में कोई बीजेपी का कंट्रोल नहीं था, मतलब मिली जुली सरकार बन रही थी, इनकी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी वहां पे। इनको लाके वहां बिठा दिया गया, जबकि इनके पास ना तो एमएलए थे, ना कुछ था, ना इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और जैसे मोदी ने वहां कंट्रोल किया, और मोदी जब बने वहां के सीएम, तो कैसे मोदी को टारगेट किया गया कांग्रेस के द्वारा। आप देखिए 2002 में दंगे करा दिए गए, सारा काम किया गया कांग्रेस के द्वारा, स्पेशली अहमद पटेल के द्वारा। और उसके बाद मोदी को टारगेट किया गया, टेररिस्टों को मारने के चक्कर में उनके ऊपर झूठे केस रजिस्टर किए गए। जो मैं तो रहा हूँ इंटेलिजेंस के अंदर, मैं जानता हूँ कि जो टेररिस्टों का केस था उस पर अंदर क्या एक्चुअल रियलिटी थी। और इसी तरीके से अमित शाह को टारगेट किया गया, लेकिन मोदी सक्सेसफुल हुए। मैं तो गुजरात में गया था, जहां पे कहा था कि जमीन के अंदर पानी खारा आता है, मोदी ने वहां मीठा पानी ला दिया। फिर मोदी का एक प्रोजेक्ट था, जैसे नहरें निकलती थी, नहरों के ऊपर इन्होंने बहुत बड़े 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 सन के रूफ के वो लगा दिए बिजली जनरेट करने के लिए, और पूरा का पूरा गुजरात का नक्शा बदल दिया। फिर जो सरदार पटेल डैम था, सरदार सरोवर डैम, जो वहां पे नदी निकलती थी अहमदाबाद से, वो गंदी थी, उसको साफ कराया। और सरदार सरोवर डैम जो है इसकी इसकी वो डाली थी, जो इसको बनाने का काम शुरू किया था नेहरू के टाइम में शुरू किया था, उन्होंने शुरुआत कर दी। जो इसका प्रॉपर काम स्टार्ट हुआ वो हुआ इंदिरा गांधी के द्वारा, और फिनिश किया मोदी ने। और मोदी ने तब फिनिश किया जब यहाँ पे बहुत से लोग, एंटी इंडिया लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। अमीर खान भी चले जाते थे कि इसको बनाने ना दिया जाए, क्योंकि ये एजेंडा था डीप स्टेट का, इसी के ऊपर बहुत से हमारी एनजीओ काम करती थी। मोदी ने बगैर किसी की परवाह किए उसको बना दिया। फिर बहुत से एरिया जो बॉर्डर के ऊपर हैं, वहां पे पानी पहुंचाया गया, बिजली पहुंचा दी गई, क्योंकि हमारी आर्मी और बीएसएफ के लोगों को बिजली पानी नहीं मिलता था, वो पहुंचाया मोदी ने। और जब सेंटर में आया तो मोदी को कहा किसको बना दिया। और मैं भी एक सोचता था कि मोदी को यहाँ पे पीएम बना दिया, ठीक है, बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या करेंगे? क्या इनको पता है फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? मोदी ने तो सेंटर में कोई काम ही नहीं किया था, एमपी भी नहीं थे। और जैसे देखा, इसके बाद जब मोदी साहब आए, आने के बाद जब इनकी पहली विजिट थी फॉरेन की, वो थी भूटान के अंदर। मैं सोचने लगा, क्योंकि मैं भूटान की सीट काम किया, खुद काम किया है, जब भूटान, मतलब 70s की बात कर रहा हूँ। तो भूटान के अंदर मैंने कहा क्या किया, जब मैंने देखा कि मोदी का क्या पर्पस है भूटान के अंदर जाने का। एक चाइनीज डेलीगेशन विजिट करने लगी थी भूटान के अंदर, और मोदी साहब वहां विजिट किए, और चाइनीज डेलीगेशन की विजिट को कैंसिल करा दिया। अगर चाइनीज की वहां पे विजिट हो जाती, चाइनीज वहां पे अपनी एम्बेसी खोलना चाहते थे, और इंडिया का पूरी तरीके से फॉरेन पॉलिसी को इंडिया कंट्रोल करता भूटान की, तो मोदी का जाने का पर्पस था कि वहां पे भूटान के अंदर चाइनीज एम्बेसी ना खुले। अगर चाइनीज एम्बेसी वो खुल जाती तो इंडिया की सिक्योरिटी को इम्पैक्ट होता, और आज तक हमने चाइनीज एम्बेसी नहीं खुलने दी। फिर मोदी की जो सेकंड विजिट थी वो थी नेपाल की। नेपाल भी नेबरिंग कंट्री है, वहां पे जब पीएम मोदी गए तो वहां पे बहुत ज्यादा हल्ला हुआ,
मोदी की बहुत सपोर्ट हो गई, लेकिन बाद में कुछ एजेंसीज ने या हमारे कुछ दुश्मनों ने काम करके वहां पे मोदी की सेकंड विजिट को होने ही दिया। लेकिन फिर भी मोदी, क्योंकि तब तक बहुत खराब सिचुएशन कर चुके थे नेपाल के अंदर कांग्रेस के टाइम। मतलब कुल मिला के जो एक तरीके से सोचा गया था कि वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने पहले ही अपने जो विजिट्स की। एक बात और मुझे याद आई, आपने जब ये विजिट्स का बताया तो कांग्रेस के साथ साथ दूसरे दल भी ये कह रहे थे, अरे ये पीएम बनाया है, अपने टूर करने में लगे हुए हैं, कितने सारे कंट्रीज में घूम रहे हैं। और बाद में पता चला कि वो जिन कंट्रीज के साथ मिले घूमे, यहां तक कि जो मुस्लिम कंट्रीज भी उनके साथ रिलेशन कितने अच्छे किए और उससे व्यापार को कितना बढ़ावा मिला था बाद में। तो दिल्ली पे हाँ बोलिए। हाँ, देखिए, क्योंकि बात कर ले, क्योंकि लाइव चैट हो रही है, लोगों को नॉलेज भी ले, तो बहुत से सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। देखिए, उसके बाद पीएम मोदी का क्या था कि G20 की समिट अटेंड करने गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आते आते वहां पे फिजी में बैठ गए। फिजी के बाद 13 आइलैंड से 13 कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्रीज है। और फिजी में बैठने आने का पर्पज था कि फिजी के अंदर जो हमारा आर्यभट्टा जाता है उसका वहां से मॉनिटरिंग की जाती है। फिजी एक हिंदू कंट्री है, हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, लेकिन वहां पे क्या था कि चाइनीज इन्फ्लुएंस आ रहा था। चाइनीज शिप वहां जा रहे थे, और ये बिलोंग करता है पैसिफिक के अंदर। इंडिया से अगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो बीच में पड़ता है। तो चाइनीज के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए वहां चले गए थे, जिसकी वजह से जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पीएम मोदी को प्रेस किया। फिर पीएम मोदी हमारे जो नेबरिंग कंट्री है सी के अंदर, हमारे बैकयार्ड पे मॉरिशस, मालदीव, साथ में सेशल्स, वहां गए और श्रीलंका गए, जहां पे चाइना हमको घेरने की कोशिश कर रहा था सी के अंदर। और चाइना का प्लान को इन्होंने पूरा डिसमेंटल कर दिया। फिर पीएम मोदी की एक पॉलिसी थी कि जो हमारी पॉलिसी थी वो था बुक ईस्ट, यानी कि चाइना। अगर देखो, पीएम मोदी के आने के बाद पीएम मोदी ने उस पॉलिसी को चेंज कर दिया और उसने उसका नाम दे दिया एक्ट ईस्ट, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना था इंडिया घेरने के लिए, और मोदी ने सारे के सारे चाइना का प्लान तोड़ दिया। चलो, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज अगर पीएम मोदी अचीव कर सकते हैं, जिनको कोई फॉरेन का एक्सपीरियंस नहीं था या सेंटर का एक्सपीरियंस नहीं था, अगर वो इतना काम कर सकते हैं, आज यूएस का प्रेसिडेंट पीएम मोदी को रिसीव करने जाता है, उनकी कुर्सी खींचते हैं या उनको कुर्सी बिठाने की बात करते हैं, तो आप अच्छा, और कैसे कुछ भी बिल्कुल, अभी बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जांपल्स भी दिए किस तरीके से पीएम मोदी को भी पहले नकारा गया और फिर उन्होंने ऐसे काम किए कि आज तक ना सिर्फ भारत में बल्कि और देशों के प्रेसिडेंट, पीएम सब लोग सराहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो मैं खुद कवर कर रहा था, वहां पे पीएम मोदी की विजिट को, जब सिडनी में थे तो वहां पर पीएम एल्बनीज ने कहा था कि मोदी इज द बॉस। ये कहीं कोई किसी देश का प्रधानमंत्री किसी के बोलने तो नहीं बोलेगा, तो उनको दिखता है कि किस तरीके का व्यक्तित्व है। अभी हम यहाँ पे बात करें रेखा गुप्ता को, हम ये नहीं कहते कि सबसे बेस्ट होंगी, सबसे अच्छा काम करेंगी, पीएम मोदी से तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, लेकिन एक मौका यहाँ पे दिया जाना चाहिए। लोगों को उन पर विश्वास करना चाहिए कि अगर मोदी और अमित शाह ने आरएसएस के साथ मिलकर भरोसा जताया है तो कुछ ना कुछ तो उनको दिखा होगा। योगी जी में भी दिखा था, योगी जी तो जा रहे थे अपना झोला उठा के, उनको फोन आया कि आ जाइए, आपसे, आपको यहाँ पे बुलाया है, काम है आपसे। वहां बुला के इसे बोले कि आपको सीएम बनना है। तो इस तरीके से रेखा गुप्ता को भी नहीं पता था कि अगर वो सीएम बनने वाली है, उनके लिए भी शॉकिंग था। तो लास्ट तक रहता है। एक इससे एक मैसेज और जाएगा, जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी में काम कर रहे हैं, आप लगन से काम करते रहिए, नहीं पता कि कब आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और एक ये मैसेज भी है, आपको याद होगा अभी आतिशी को बनाया था तो आतिशी ने भी क्या मैसेज दिया था कि मुझे तो कभी पता ही नहीं था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी एक आम कार्यकर्ता के तौर पर। तो यहां पे यही मैसेज है, नहीं तो फिर ये काउंटर करती है आम आदमी पार्टी ने, पूरा अपनी तैयारी कर रखी होगी, फटाफट कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे इसको बना दिया, उसको बना दिया, परवेश शर्मा उसका पिताजी भी था, ये था वो था। लेकिन बीजेपी ने पूरी तरीके से सोच समझ के, और ऑब्वियसली जैसा कि आपने पहले बताया, इन्फ्लुएंस इसमें पूरा पूरा आरएसएस का है, क्योंकि आरएसएस ने बहुत मेहनत की है दिल्ली के चुनाव में, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में की थी, उसको नकारा नहीं जा सकता। जितनी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई थी लोकसभा चुनाव में आरएसएस के द्वारा, मैं कमी पेशी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हुई थी वहां पे, हमने उसके ऊपर चर्चा भी की थी। यहाँ पे उन्होंने इन 3 विधानसभा चुनाव में पूरी पूरी मेहनत करके दिखा दिया है कि हाँ, हम साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि आरएसएस को भी पता है कि अगर वो बीजेपी से हटके चलेंगे तो आरएसएस का भी अस्तित्व नहीं है। अब दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक ऐसा नहीं है कि एक सिंगल अकेले खड़ा हुआ है। बोलिए सुध सर। इस पे मैं एक और बात कहूंगा। देखिए, जब राम मंदिर बना तो पीएम मोदी किसको लेके गए? मोहन भागवत को लेके गए। वो चाहते थे मोहन भागवत मेन स्ट्रीम से जुड़े, लेकिन मोहन भागवत ने क्योंकि एक उनको इंपॉर्टेंस भी देना चाहते थे, क्योंकि राम मंदिर एक बहुत बड़ा एजेंडा था और उनको लाने का पर्पज भी था।
लेकिन उसके बाद भी मोहन भागवत ने का मुंह बना रहा। मोहन भागवत ने बीजेपी को जो इलेक्शन हुआ था, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, वहां पे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं किया, लेकिन शायद उनको अपनी गलती समझ आ गई। और अभी आरएसएस का हेडक्वार्टर भी खुल गया दिल्ली के अंदर, और जिस तरीके से आरएसएस ने काम किया हरियाणा के अंदर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर काम किया, बीजेपी पावर में आई, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर काम किया आरएसएस ने, वो भी हुआ। वो बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल चाहते हैं कि यहाँ के जो इलेक्शन हो, सिलेक्शन हो कैंडिडेट की, उसके अंदर उनका इंपॉर्टेंस दी जाए। तो जहां पे इनको प्रॉब्लम नहीं है वहां तो आरएसएस की बात मान लेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर ये जो सिंधिया है, वो उनको सीएम बनाने की बात आरएसएस कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी ना तो उनको पसंद करते थे, ना शाह पसंद करते थे। इसलिए नहीं कि उनकी शक्ल अच्छी नहीं है, शक्ल के अंदर तो देखिए वो ग्रुप भी ऐसे को बिलोंग करती है, यानी कि महारानी है पुरानी, उसमें कोई इशू नहीं था। इशू ये था कि वो कहती है कि मैं मोदी से सीनियर हूं, और रात को 8 बजे के बाद चाहे पीएम हो चाहे होम मिनिस्टर फोन नहीं उठाती थी। तो ऐसों को तो पीएम मोदी पसंद नहीं करेंगे। जब पीएम मोदी आप 24 घंटे काम करते हैं, और पीएम मोदी उसी तरीके से चुना है इनको यूपी के अंदर। अगर योगी के टाइम में किसी जगह पे जाम लग जाता है तो योगी रात को फोन कर देते हैं अपने, और साथ में टीम भेज देते हैं। अभी देखा जब यहाँ पे महाकुंभ हो रहा था, तब यहाँ पे बहुत बड़ा भीड़ लग गई थी, मतलब पूरी पूरी लाइन लग गई थी गाड़ियों की। योगी ने रात को उठ करके सारे इंतजाम को मॉनिटर किया और सबको काम दिया कि उसको कैसे साफ किया जाए। तो बेसिकली अगर इन्होंने रेखा गुप्ता को चुना है, कोई ये तो नहीं है कि मोदी की पर्सनल पसंद है, ये शाह की पर्सनल पसंद है। रेखा गुप्ता की कैपेबिलिटीज होंगी, जिनको देख करके रेखा गुप्ता से क्या काम लिया जाएगा उसके ऊपर है। रेखा गुप्ता को बैठ करके म्यूजिक तो सुनेगी नहीं। अब जैसे जेएनयू एक बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली के लिए, उसको टैकल करना। जैसे जामिया मिलिया कॉलेज है दिल्ली के अंदर, वहां पे भी दंगे होते हैं, उनको सेटल करना भी इनका काम है। पुलिस इनके पास नहीं है, लेकिन अगर काम करेगी तो पुलिस उनको सपोर्ट करेगी। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोंपड़ी के हालात खराब है, वहां पे पानी दिया जाए, वहां पे लोगों को नल लगाया जाए, वहां पे लोगों की हेल्प की जाए, सफाई की जाए, और वहां की जो मुस्लिम जो हिंदू वो जो यहाँ पे लेडीज हैं उनकी वोट आए बीजेपी के पास। क्योंकि केजरीवाल को यहाँ की पॉलिटिक्स से निकालना बहुत जरूरी है। अगर केजरीवाल यहाँ कमजोर हो जाएंगे तो भागेंगे पंजाब की तरफ, अगर पंजाब की तरफ भागेंगे सीएम बनने के लिए तो वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पंजाब की तरफ ध्यान दिया नहीं, तो सिरसा का नाम आ रहा था। तो मुझे लगता है कि जो चॉइस है, और मैं पीएम मोदी की चॉइस को कभी नहीं क्वेश्चन कर सकता, क्योंकि मैंने शुरू से देखा है जो इनकी फॉरेन विजिट थी तो कैसे काम कर रहे थे, कैसे चाइना को काउंटर किया, कैसे पाकिस्तान। देखिए चाइना को इन्होंने जो फ्रंट बुक पे था, चाइना को बैकफुट पे कर दिया, और पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया इनके बाद भी, और कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया और कहा भीख मंगवाने थे, भीख मंगवा दी उनको। तो अब दिल्ली के अंदर आप देखिएगा जो पानी की प्रॉब्लम है, यानी कि जमुना से, मैंने जैसे पहले कहा था, जमुना का जो पानी है, आप ओखला के अंदर बैराज था, वहां पे पानी साफ आता था, लोग पिकनिक करने जाते थे, और वहां पे मछलियां पकड़ते थे लोग। मैं छोटा था उस टाइम पे, मैं खुद छोटा था उस टाइम पे, शायद गोदी में होगा अपने फादर की, तब ये काम होते थे। तो आज दोबारा से जमुना साफ हो गई। अगर पीएम मोदी ने एलजी को कह करके वहां पे मशीनें लगा करके साफ करना, काम करना शुरू कर दिया, तो मोदी तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। अगर रेखा गुप्ता वो काम नहीं करेगी तो रेखा गुप्ता को हटा देंगे, और बहुत से चेहरे इनके पास काम करने हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि ऐसा नहीं है कि परमानेंट बना दिया 5 साल के लिए। जहां पे अगर दिखा कि वो अपने रोल को ठीक से नहीं निभा रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बीच में वो हटा दें और किसी और को चेहरा वहां पर बना दिया जाए। बट एक चीज और है सूद सर, अभी सारे राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जो एनडीए में भी शामिल है मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। कुछ फिल्मी हस्तियों को भी बताया गया, बुलाया गया है। लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, और यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से आने वाले बिहार चुनाव के लिए भी दिखाया जा रहा है कि वहां पर भी हम झंडा गाड़ेंगे, और बिहार भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण, उसके ऊपर अलग बात करेंगे। लेकिन लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, आप लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में। क्या रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर क्या मोदी और अमित शाह जी ने सही फैसला लिया है, और नहीं तो क्यों, किसको सीएम बनाया जाना चाहिए था। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। सबसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।